हेलो गाइस, मैं जितेंद्र आपका आपके ही चैनल पे स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो बड़ी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग क्लास रहेगी और महत्वपूर्ण क्लास भी रहेगी, क्योंकि आज हम उन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए भाई, जल्दी से आप लोग आंसर देना कि क्या राइट आंसर है। तो आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। एक बार सभी लोग बोलेंगे जय हिंद, जय सिया राम। तो पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 50 क्या है भाई, ध्यान देना। विसर्ग का उच्चारण किसकी भांति होता है? च, से, श या है? तो जल्दी से बताइए कि जो विसर्ग है इसका जो उच्चारण होता है वो किसकी भांति होता है। बच्चा ध्यान देना। तो मेरे मित्रों, याद रखना इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है डी। तो विसर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो है की तरह होता है। और याद रखना, हिंदी में अयोगवा जो होते हैं वो कितने होते हैं? अयोगवा होते हैं दो, जिसमें पहला होता है विसर्ग और जो दूसरा होता है इसे कहा जाता है अनुस्वार। यानी कि अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं? अयोगवा। तो अयोगवा में जो विसर्ग होता है, विसर्ग की जो साउंड होती है वो कैसी होती है? वो है की तरह होती है। किसकी तरह होती है बच्चा? ध्यान देना, है की तरह। और विसर्ग की जो चिन्ह होता है, सिंबल होता है, वो क्या होता है? वो पीछे दो बिंदु होती है। तो चलिए, इसका राइट आंसर क्या है? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपनी नॉलेज को चेक करते रहिए कि आपकी जो तैयारी है एग्जाम का, बिल्कुल अंतिम समय आ चुका है। तो जल्दी से अपना भाई एक बार आईक्यू लेवल चेक कर लीजिए कि आपकी तैयारी किस प्रकार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। हिंदी में प्रत्येक वर्ण वर्ण वर्ग के अंतिम वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? यानी कि हिंदी में प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? दंत, तालु, नासिका या कंठ? तो जल्दी से बताइए कि जो प्रत्येक वर्ग होते हैं उनके जो अंतिम वर्ण है उन्हें क्या कहते हैं? जल्दी से भाई कमेंट कीजिए, क्या राइट आंसर है, जल्दी से बताइए। तो ध्यान देना, अगर मैं बात करता हूँ वर्ग की, तो वर्ग में बच्चा ध्यान देना आप लोग इस चीज के बारे में। हिंदी में वर्ग जो होते हैं, वर्ग होते हैं पांच। ये पांच वर्ग कौन से होते हैं? कचट, तप, कचट, तप। और जो कचट तप है, इनके जो अंतिम जो पांचों वर्ण होते हैं बच्चा याद रखना, इन्हें कहा जाता है नासिक व्यंजन। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। और नासिक व्यंजन कौन कौन से हैं याद रखना। एक ये होता है ड, अने, न्या। इन वर्णों को क्या कहते हैं बच्चे? ध्यान देना, इन्हें कहा जाता है नासिक व्यंजन। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। स्वरों का जो रूप व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है उसे कहते हैं। स्वरों का जो रूप व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? मात्रा, वर्णमाला, उच्चारण स्थान या आगत वर्ण? तो जल्दी से बताइए, स्वरों का जो रूप व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है उसे क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए। तो मेरे भाई ध्यान देना, उसे कहा जाता है मात्रा। क्योंकि जितने भी स्वर होते हैं तो व्यंजन होते हैं, तो व्यंजन कहाँ से प्रारंभ होते हैं, कैसे प्रारंभ होते हैं? तो याद रखना, जो भी व्यंजन हम, जैसे हमने क पढ़ते हैं इस तरीका से, तो इस क के अंदर क्या है? ये क आधा होता है हलंत लगा के प्लस ए को मिलाकर। जब क और प्लस क्या ए मिलता है, तो इन दोनों से मिलकर क्या है? इस क का निर्माण हुआ है। तो याद रखना, तो ये क्या है भाई? ये होती है मात्राएं। जैसे मैंने लिखा का, तो का में क्या हो जाएगा? क प्लस में आ की मात्रा हो जाएगी। तो ये क्या लिखा भाई? ये बन गया आपका का। चलिए, इसका राइट आंसर क्या है? ए। जिस भाई ने आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंतस्थ नहीं है? यानी कौन सा जो वर्ण है वो क्या है? अंतस्थ नहीं है। ये, है, रे या वे? तो जल्दी से बताइए कि अंतस्थ व्यंजन कौन सा नहीं है। जल्दी से बताएं भाई कमेंट करके। तो ध्यान देना, अगर मैं बात करता हूँ अंतस्थ व्यंजन की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा है। क्योंकि अंतस्थ व्यंजन की जो संख्या होती है वो संख्या होती है चार। और ये चार कौन कौन से होते हैं? ये, रे, ले और वे। तो ध्यान देना, ये रे ले वे क्या होते हैं? हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो इसमें ये भी है, रे भी है और वे भी है।
क्या नहीं है मेरे मित्रों, याद रखना है नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए उसके बाद में कौन सा स्वर दीर्घ है, कौन सा स्वर क्या है, दीर्घ है, यानी दीर्घ स्वर है, याद रखना। ऑप्शन है ए, बी ई, सी है ऊ, और डी है आई। तो जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा, दीर्घ स्वर कौन सा है, जल्दी से बताएं। बहुत बढ़िया और बहुत बेहतरीन आप लोगों के जवाब आ रहे हैं, इसी तरीके से जवाब देते रहिए। तो याद रखना, अगर मैं बात करता हूँ कि कौन सा स्वर दीर्घ है, तो बच्चे याद रखना, अगर दीर्घ स्वर की बात करता हूँ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि क्या हो जाएगा, आई। देखिए दीर्घ स्वर की जो संख्या होती है वो 7 होती है, और वो कौन कौन से होते हैं, बड़ा आ होता है, बड़ी ई होता है, बड़ा ओ होता है, री, री नहीं होगा बच्चे, ध्यान देना, री नहीं होगा, ए, आई, ओ और औ, ये जो है याद रखना, इन्हीं को कहा जाता है दीर्घ स्वर। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है दीर्घ स्वर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है वो भाई आपका क्या है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत बेहतरीन आपके जवाब आ रहे हैं, इसी तरीके से जवाब देते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 13 है, 11, 26 या 12 है। तो जल्दी बताइए हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, जल्दी से बताइए स्वरों की संख्या। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, क्या राइट आंसर होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो बच्चा ध्यान दीजिए, अगर मैं बात करता हूँ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर कोई देखिए 11 ये होते कौन कौन से, इसे समझना। देखो ए, आ, ई, ई, ऊ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, ये जो होते हैं ध्यान दीजिए, ये आपके 11 क्या होते हैं, ये स्वर होते हैं। अगर इसी जगह हमसे क्वेश्चन पूछे जाता कि भाई कुल स्वर की संख्या कितनी है, कुल स्वर की संख्या कितनी है, तो ध्यान देना मेरे मित्रों, जहाँ कुल वर्ड आ जाएगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 है। लेकिन हमसे यहाँ पूछा गया है सिर्फ ओनली स्वरों की संख्या कितनी है, तो जहाँ पर नॉर्मल वे में क्वेश्चन आएगा कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो वो 11 रहेगा। और अगर हमसे पूछा जाए कि कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता, 13 हो जाता। तो इस 57 का जो राइट आंसर है वो क्या है, बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ये चीज आप लोग ध्यान दीजिए, जितनी चीज आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ उन पर भी विशेष कर ध्यान देना, क्योंकि एग्जाम में अगर अब की बार क्वेश्चन ये आया है, तो अब इसके आसपास का जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है, इस चीज के बारे में ध्यान दीजिए। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन है हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए, उन वर्णों को कहते हैं अघोष, सघोष, अल्पप्राण या महाप्राण। तो जल्दी से बताइए हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए, उन वर्णों को कहते हैं अघोष, सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। तो देखिए मेरे भाइयों ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है, जल्दी से बताएं। देखिए इसका राइट आंसर है डी, यानी कि महाप्राण। महाप्राण कौन से होते हैं, अल्प प्राण कौन सा होता है, थोड़ा इन चीज के इनके बारे में भी जानिए। अगर मैं बात करता हूँ अल्प प्राण में, तो अल्प प्राण के अंदर अघोष से ही देखते हैं, तो अघोष में पांचों वर्गों के पहला और दूसरा वर्ण आएगा। सघोष के अंदर क्या होता है, पांचों वर्गों के तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आएगा। अल्प प्राण में क्या होता है, पांचों वर्गों के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आएगा। और अगर मैं महाप्राण की बात करता हूँ तो इसमें आएगा दूसरा और चौथा। तो जहाँ पर सिर्फ श्वास यानी कि एक क्या है, याद रखना, सांस की आवश्यकता प्रयोग किया जाता है, जिसके उच्चारण में उसको क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है महाप्राण। तो महाप्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, है हो जाएगा, घ हो जाएगा, एक क वाली लाइन हो जाएगी, यानी क वर्ग हो जाएगा। क वर्ग में क्या हो जाएगा, छ हो जाएगा, घ हो जाएगा। इसी तरीके से पांचों वर्गों के जो दूसरा और चौथा वर्ण होगा वो क्या होगा, याद रखना, वो ही रहेगा हमारा महाप्राण। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा व्यंजन नासिकीय है, यानी नासिक्य के बारे में पूछा गया है कि कौन सा जो व्यंजन है वो नासिक यानी नाक के द्वारा बोला जाता है, के, है, है या ने। तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे मित्र याद रखना, इसका जो राइट आंसर है नासिक के व्यंजन होगा
डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि जो पांचों वर्गों के अंतिम वर्ण होते हैं, यानी कि जो पांचवा वर्ण होता है वो क्या कहलाता है, नासिक व्यंजन। इससे पहले भाई मैं आपको बता चुका था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद ध्यान देना, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकंपित वर्ण है, रे, ये, ले या वे। तो जल्दी से बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा जो वर्ण है वो प्रकंपित वर्ण है। तो भाई इसका राइट आंसर क्या है मेरे मित्र, याद रखना, प्रकंपित जो वर्ण कहलाता है वो कहलाता है रे, यानी कि रे को ही क्या कहा जाता है, रे को कहा जाता है लुंठित व्यंजन। क्या कहा जाता है, लुंठित व्यंजन कहा जाता है। यह को कहा जाता है अर्ध स्वर, ले को कहा जाता है पार्श्विक व्यंजन, और जो वे है वे को भी कहा जाता है अर्ध स्वर। तो प्रकंपित की बात कहूं या मैं लुंठित व्यंजन की बात करूं तो वो कौन सा होगा, वो सिर्फ ओनली वे रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं 45 क्वेश्चन क्या है, मुखावयव के निकट आने से संघर्ष के पश्चात प्रकट होने वाली ध्वनि कौन सी है, स्पर्श है, वात्सल्य है, या आपका अंतस्थ है, या आपका ऊष्म है। तो जल्दी से बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या होगा, 45 का राइट आंसर क्या है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं। तो आपके जो जवाब हैं वो बहुत बेहतरीन मिल रहे हैं, उम्मीद है कि आप इसी तरीके के जो जवाब हैं वो देते रहिए। तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी कि ऊष् व्यंजन जो है वो बिल्कुल सही है। तो ध्यान देना भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे मित्रों, डी आंसर बिल्कुल राइट है। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसके बाद में, अंत, अंत है याद रखना, अंत और विदेश शब्दों में क्रमश प्रत्यय का शुद्ध विकल्प है, यानी कि अंत और जो विदेश शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो इसमें बात की गई है ते की और ये की, इसमें है ये और छ की, इसमें है ये और ई की, या इसमें है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कि एक तो अंत वर्ड दे रखा है और एक विदेश वर्ड दे रखा है, इनमें से क्या प्रत्यय निकलेगा। तो जल्दी से बताइए बच्चा, देखिए ना तो इसमें ते दे रखा है, ते और ये आएगा, ये तो होगा नहीं, क्योंकि ना ही इसमें ये है तो ये होगा नहीं भाई, ये तो गलत है। इसमें देखा जाए तो दूसरे में से तो है लेकिन यहाँ पर ये नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो बी भी ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो ये आ रहा है भैया, यहाँ पर ही भी ये है, ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। तो जिस भाई ने डी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। तो अगर मजा आ रहा हो तो भाई वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है, टॉप 50 क्वेश्चन रहेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए भाषा की जो लघुत्तम सबसे छोटी इकाई होती है वो कहलाती है वर्ण। अगर हमसे कहा जाए कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है, अगर लिखित इकाई की बात करूंगा तो वो क्या हो जाएगा बच्चा, याद रखना, वो होगा आपका वर्ण या अक्षर। और अगर मैं बात करता हूँ कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है, याद रखना भाई कौन सी है आपकी मौखिक इकाई। तो मौखिक इकाई कौन सी है मेरे मित्रों, याद रखना, ये है हमारी ध्वनि। मौखिक इकाई क्या रहेगी, ध्वनि रहेगी। और लिखित इकाई क्या रहती है, याद रखना, ये वर्ण या अक्षर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ए, यानी कि वर्ण जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए बहुत बेहतरीन आप लोगों के जवाब मिल रहे हैं, इसी तरीके से आप लोग जवाब देते रहिए। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ग को वर्णमाला में माना जाता है संयुक्त व्यंजन, स्वर, संधि, अनुस्वार या व्यंजन। तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे मित्रों बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो ध्यान दीजिए, जो ग है, जो ग वर्णमाला को माना जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके राइट आंसर हो जाएगा
संयुक्त व्यंजन, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि संयुक्त व्यंजन की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। और ये 4 कौन से होते हैं, छः, त्रय, गे और शय। तो ये 4 जो होते हैं इन्हीं को कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। अनुस्वार जो होता है, अनुस्वार कहा जाता है इसे, यानी कि अंकों। व्यंजन क्या होते हैं, कैसे लेके सारे व्यंजन ही होते हैं, स्वर संधि ये भी नहीं होगा, और याद रखना बच्चा ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या है, ए आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर संघर्षी है, किसके बारे में कह रहा है वो, स्पर संघर्षी है। है, है, इसमें कुछ नहीं दे रखा तो मैं अपनी तरफ से लिख देता हूँ, है या है। तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या रहेगा, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। बहुत बेहतरीन, और ये सभी के सभी क्वेश्चन वो हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं, एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ध्यान देना। ये है, मैंने बोला है निम्न में से कौन सा वर्ण स्वर संघर्षी व्यंजन है, तो मेरे मित्रों याद रखना ये रहेगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये सपर संघर्षी जो व्यंजन होते हैं ये कौन से होते हैं, ध्यान दीजिए। तो अगर मैं इनकी बात करता हूँ तो ये होते हैं छ, छ, ज और झ, यानी कि सपर संघर्षी व्यंजनों की जो मित्रों संख्या होती है वो कितनी होती है, 4। और ये 4 कौन से होते हैं, ये 4 होते हैं चवर्ग की लाइन के या चवर्ग वर्ग के होते हैं, इस चीज के बारे में याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। निम्नलिखित में कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धन्य नहीं है, इसके बारे में कह रहा है भाई कि कौन सा स्थान जो है वो मूर्धन्य नहीं है, यानी कि टवर्ग, टे, है, रे या री। तो जल्दी से बताइए भाई मूर्धा कौन सा नहीं है। तो देखिए अगर मैं बात करता हूँ मूर्धा के बारे में तो याद रखना, मूर्धा वर्ण इसमें से क्या है, ट का जो उच्चारण स्थान है बच्चा, देखिए मूर्धा कौन कौन से होते हैं इसे समझना। अगर मैं बात करता हूँ मूर्धा की, तो मूर्धा के अंदर आपका जो वर्ग आता है वो आता है टे वर्ग, टे, डे, टे, डे, डे, ढे, ने, ये मूर्धा होता है। री उसके बाद मूर्धा में आता है। अगर मैं बात करता हूँ, अब इसमें से देख लीजिए, ये भी किस में आता है भाई, मूर्धा में आता है। ये वाला जो क्षय होता है ये भी मूर्धा में आता है। तो इसमें से देखते हैं कौन सा भाई मिलता है हमें। री है, बिल्कुल है, देखो री भी इसमें दे रखा है। टे है, ये भी है, यानी कि क्या हो गया भाई इसमें, रे है, रे भी है, तो क्या है जो है ये मूर्धा नहीं है। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, क्योंकि थे का उच्चारण जो स्थान होता है वो क्या होता है, दंत होता है। इसका राइट आंसर है भाई आपका बी। चलिए उसके बाद ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 49। निम्नलिखित में कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान तालु नहीं है, किसके बारे में पूछा भाई, तालु नहीं है। तो इसके बारे में देखिए कि तालु कौन सा नहीं है। तो इसी में मैं आपको बता देता हूँ इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए बच्चे ध्यान दीजिए, जल्दी से बताएं भाई तालु कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दे। तो जो दे है यानी बी है वो बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि ई का उच्चारण स्थान तालु से होता है, टे का भी उच्चारण स्थान तालु से होता है, या का भी उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु से। तो इस चीज के बारे में एक बार ध्यान देंगे। देखिए हिंदी में जो वर्ग होते हैं, हिंदी में जो वर्ग होते हैं, वर्गों की संख्या होती है 5। कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं आपके 5 जो होते हैं इन्हें कहा जाता है कचट तप। क्या कहा जाता है, कचट तप। तो देखिए क वर्ग हो गया, क वर्ग का मतलब इसमें 5 वर्ण होंगे, क, है, ग, घ और अंगाभय। उसके बाद देखेंगे क वर्ग के बारे में, तो क वर्ग में कौन कौन से होते हैं, स, थ, ज, झ, न। उसके बाद देखेंगे ट वर्ग में क्या होता है, ट, ठ, ड,
उसके बाद में देखेंगे ट वर्ग में ट, ठ, द, है, न। उसके बाद में क्या होता है, पे वर्ग हो जाएगा प, प, ब, भ, म। यानी कि ये 5, यानी कि ये 25 होते हैं। इन 25 के जो ये वाले वर्ण होते हैं, ध्यान देना, पूरी टेबल के बारे में हम लोग ज्ञान कर लेते हैं, बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिए ये जो वर्ण होते हैं, ये पांचों के पांचों वर्ण कहलाते हैं नासिक व्यंजन। क्या कहलाते हैं भाई? ये कहलाते हैं नासिक व्यंजन। उसके बाद में कवर कंठ का, यानी कि जो क वर्ग का उच्चारण स्थान होता है वो किससे होता है? ये होता है कंठ से। क वर्ग का उच्चारण स्थान किससे होता है? तालु से होता है। क वर्ग का उच्चारण स्थान जो है ये किससे होता है? मूर्धा से होता है। क वर्ग का उच्चारण स्थान है दंत से होता है। और क वर्ग का जो उच्चारण स्थान है मित्रों वो किससे होता है? ऊष्ट यानी कि होठ से होता है। तो ये हमारा क्या होता है? ये हिंदी में हमारे वर्ग होते हैं। इसी के साथ साथ हमारे इसी के अंदर अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं याद रखना। तो इनकी संख्या भी कितनी होती है मित्रों? याद रखना 4 होती है। ये कौन कौन से होते हैं? है, त्र, गे, नहीं, अंतस्थ व्यंजन भाई ये नहीं होते, ये तो संयुक्त व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन होते हैं ये, रे, ले और वे। ये का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है? ध्यान देना, इसका होता है तालु। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत। और इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? ओज। उसी के बाद में अगर हमसे पूछा जाए कि भाई ये बताइए कि ऊष्ट व्यंजन कितने होते हैं, तो याद रखना ऊष्ट व्यंजन की जो संख्या होती है ये भी 4 होती है। कितनी होती है मित्रों? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं छ, से, छ, है। इस श का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। इस वाले श का उच्चारण स्थान जो होता है ये मूर्धा होता है। इसका जो श का उच्चारण स्थान होता है दंत होता है। और इस श का उच्चारण स्थान जो होता है वो होता है कंठ। क्या होता है भाई? याद रखना, कंठ होता है। इस तरीके से क्या होता है? इस तरीके से ये उच्चारण स्थान है। उसी के बाद अगर मैं बात करता हूँ स्वर के बारे में, तो स्वर में भी क्या भाई? ए, और जो एक ही तरह दिखने वाला आ होता है उसका उच्चारण स्थान होता है कंठ। छोटी और बड़ी ई का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है तालु। छोटा ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान होता है ये होता है ऊज। चलिए इतनी चीजें हमने लोगों ने जानी। इसके बाद ध्यान देना, अगर मैं बात करता हूँ वी का जो उच्चारण स्थान होता है ये क्या होता है? मूर्धा होता है। ए और ऐ का उच्चारण स्थान होता है ये होता है कंठ। तालव्य या तालु होता है। उसके बाद में ओ और औ का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है? कंठ ओष्ठ होता है। भाई क्या होता है? ध्यान देना इस चीज के बारे में, कंठ ओष्ठ होता है। कंठ ओष्ठ। तो लीजिए भाई जितनी भी टेबल है वो आपके सामने है, स्क्रीन शॉट ले लेना, चीजों को एक बार अच्छे से समझ लीजिए। तो चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखिए, संकर शब्द किसे कहते हैं? क्या कहा गया भाई? संकर शब्द किसे कहते हैं? ग्रामीण भाषा का शब्द होता है क्या उसे संकर कहते हैं? संस्कृत भाषा का जो शब्द होता है क्या उसे संकर कहते हैं? ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द को कहते हैं। तो याद रखना दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर जो बनता है उसे संकर शब्द कहते हैं। तो मेरे मित्र याद रखना, संकर शब्द कहा जाता है जो दो अलग अलग भाषाओं से शब्द मिलकर बनते हैं उन्हें संकर शब्द कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी की अगर मैं बात करता हूँ, रेल जमा में गाड़ी, क्या हो जाएगा मेरे मित्रों? रेल जमा गाड़ी। या जो रेल है वो किसका शब्द है? वो इंग्लिश का शब्द हो गया। गाड़ी जो है वो हिंदी का शब्द होगा। देखिए कितनी भाषाएं होगी? दो भाषाएं। और दो भाषाएं कैसी हैं? ये दो जो भाषाएं हैं ये अलग अलग हैं, इसलिए ये शब्द क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा संकर शब्द। जैसे मैंने कहा यहाँ पर टिकट घर। क्या कहा भाई? याद रखना टिकट घर के बारे में कहा। ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है।
टिकट जमा में क्या होता है बच्चे याद रखना, घर हो जाएगा। घर जो है वो हिंदी का शब्द हो गया, और टिकट जो है वो किसका शब्द हो गया, तो इंग्लिश का शब्द हो गया, याद रखना इसके बारे में। तो चलिए, ये हमने संकर शब्द के बारे में जाना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर ध्यान दीजिए भाई। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ तो इसमें दे रखा है, भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे कहते हैं संयुक्त स्वर, संधि स्वर, मूल स्वर या दीर्घ स्वर। तो बताइए, जो भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से बनता है उसे क्या कहते हैं? तो जल्दी से कमेंट्स करके बताएं राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे मित्र याद रखना, भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है संयुक्त स्वर। और याद रखना, संयुक्त स्वर की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? तो संयुक्त स्वर की अगर मैं बात करता हूँ तो संयुक्त स्वर की जो संख्या होती है वो 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? ए, आई, ओ और औ होता है। तो ये संयुक्त का मतलब होता है जो दो वर्णों से मिलकर बना हो। ये ए जमा ई से मिलकर बना है, ये ए जमा ए से मिलकर बना है, ये ए जमा में ऊ से मिलकर बना है, और ये ए जमा में ओ से मिलकर बना है। तो यही क्या है मेरे मित्र याद रखना, इन्हीं को कहा जाता है संयुक्त स्वर। तो देखिए, हमने संयुक्त स्वर के बारे में जाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 के बारे में। किस शब्द में री स्वर नहीं है? कृपा, कृष, दृष्टि, रिवाज। तो देखिए, वो किसके बारे में कह रहा है भाई? वो कह रहा है कि री किसमें नहीं है। तो ध्यान देना, अगर मैं री की बात करता हूँ तो किसमें नहीं है बच्चा? री जो है वो रिवाज में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो डी आंसर है वो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ध्यान देना, ये किसकी मात्रा है? छोटी जी की मात्रा है। तो चलिए, 39 का जो राइट आंसर है वो क्या हो गया आपका? डी हो गया। जिस भाई ने डी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। उसी के बाद आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है शब्द, वर्ण, वर्ण समूह या वक्तव्य। तो जल्दी बताइए, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, वर्ण समूह कहते हैं, वर्ण कहते हैं, वक्तव्य कहते हैं। तो बच्चा याद रखना, जब वर्णों की समूह की बात आएगी तो उससे क्या निर्मित होता है? उसे कहा जाता है शब्द। तो ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए, अगर मैं बात करता हूँ कि जो आपका अंगा होता है, अंगा का उच्चारण स्थान क्या होता है बच्चा? याद रखना, नासिक्य, कंठोय, मूर्धन्य, ढक्कन, तालव्य। अभी बिल्कुल तो इससे पहले एक टेबल पढ़ाई थी, उसमें संपूर्ण मैंने आपको बताया था किस तरीके से चीजों को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नासिक व्यंजन। यानी कि मेरे भाई ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है आपका? ए आंसर बिल्कुल सही है। चलिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पर। वह व्यंजन है, वह जो व्यंजन है वो क्या है? उस व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, महाप्राण है या अघोष है? तो ध्यान देना, अगर मैं वह की बात करता हूँ तो जो वह है बच्चा वो क्या रहेगा? वो अंतस्थ व्यंजन रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि अगर अंतस्थ की मैं बात करता हूँ तो इसमें आपके कौन कौन से वर्ण आते हैं? 4 आते हैं, ये, रे, ले और वे। उस व्यंजन की बात करता हूँ तो उसमें भी 4 आते हैं, जिसमें से तीनों छह हो जाएंगी, और क्या आता है बच्चे? ध्यान देना, है होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? ओ, है, ए, है। तो जल्दी बताइए किसके बारे में कह रहा है? कंठ तालु के बारे में कह रहा है। तो अगर मैं कंठ तालु की बात करता हूँ तो देखिए, है का कुछ भी नहीं, है का जो होता है वो क्या होता है? सिर्फ ओनली कंठ होता है। है का जो होता है बच्चा वो क्या होता है? तालु होता है। तो ये भी नहीं होगा। ओ का उच्चारण स्थान होता है, ये होता है कंठ ओष्ठ होता है बच्चे। क्या होता है? याद रखना, कंठ ओष्ठ होता है। और ऐ का क्या होता है? ऐ का होता है कंठ तालु या तालव्य होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए भी नहीं है, तो राइट आंसर आपका बी। जिस भाई ने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसी के साथ अगला क्वेश्चन क्या है ध्यान देना। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ तो मेरे मित्र ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो याद रखना, अगर मैं बात करता हूँ कौन सा व्यंजन क्या है आपका? संघर्षी है, है या मैं? तो जल्दी से बताइए कि संघर्षी व्यंजन कौन सा है। तो मैं ये चीज आपको पढ़ा चुका हूँ। 31 का भाई कमेंट करके आप लोग क्या है आंसर दे दें। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से ट वर्ण ट वर्ग में नहीं है। ट वर्ग में कौन सा वर्ण नहीं आता है? है, ड, घ या न? तो बच्चे ध्यान देना, तो ये वाला वर्ड आता है तो क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्योंकि ये जो वर्ग आता है वो ट वर्ग में ना आकर किस में आता है भाई? ये क वर्ग में आता है। तो देखिए,
अगर मैं क वर्ग की बात करता हूँ तो क वर्ग में किस तरीके से होता है, क, ख, ग, घ। देखिए किस में आ रहा है बच्चा, ये आ रहा है ट वर्ग में आता है, इसलिए ये क्या है, ये आपका ट वर्ग में नहीं होता, क्योंकि ट वर्ग में क्या होता है। तो अगर मैं ट वर्ग की बात करता हूँ, ध्यान देना इस चीज के बारे में, क, ख, ग, घ, न। अब देखिए यही तो है भाई, ये भी आ रहा है, 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 तो क्या नहीं है, बस ओनली धा नहीं है। तो इसी के साथ आज की जो भाई हमारी क्लास है उसका समापन करते हैं। बाकी के जो भी क्वेश्चन है वो महत्वपूर्ण, इसी प्रकार से आपकी क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी। तो 2 दिन में हम लोग जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे आने वाले 2 दिन में, उन सब की प्रैक्टिस करेंगे। तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।